गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग हो गया है? इवनिंग हो गया है, चलो ठीक है। तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग बच्चों। ये बेंच खाली है या खाली है? आज स्ट्रेंथ कम आई है क्या आपकी? कोई नया बच्चा? एनी न्यू स्टूडेंट इन द बैच? आप हो बेटा? आज ही ज्वाइन किया बच्चा? ठीक है, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। अच्छा, सबसे पहले आपका कॉमन जो इशू होगा AN181EA। कल आपका वो जो वीडियो नहीं आ रही थी, उसके लिए कल एक्चुअली वो सेंट्रल से अप्रूवल होता है, कल उसके लिए फॉर्म भर के भेज दिया गया था एंड मोस्ट प्रॉब्ली आज या कल तक में वो प्रोसेस हो जाएगा। आ गया है? आ जाओ। आ गया वीडियो? पैचेस का नहीं आया होगा, ओरिएंटेशन वाला आया होगा आई थिंक। पैच का आ गया है? चलो फिर तो बहुत बढ़िया। फ्राइडे आ गया है ना? कल वाला नहीं आया है, कल वाला भी आ जाएगा। अरे एक बच्चा बोलो ना, कैसे समझ आएगा क्या बोलना चाह रहे हो? हाँ बताओ। हाँ, कल का भी आ गया है? नाउ लिसन टू इट। आ गया या नहीं आ गया है, घर जाके चेक कर लेना, ठीक है? ये कोई पॉइंट ऑफ डिस्कशन ही नहीं है, ये कोई पॉइंट ऑफ डिस्कशन ही नहीं है कि वीडियो आ गया या नहीं आ गया है। घर जाके चेक करना है, क्योंकि यहाँ मोबाइल निकालने पे मेरे को 500 रुपये लेना पड़ेगा। सुन रहे हो? मान ली बता रही हूँ, 500 रुपये। रख दो अंदर मोबाइल। तो अगर आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि कल ही उसका फॉर्म चला गया था एंड मोस्ट प्रॉब्ली वो अप्रूवल हो गया होगा, ठीक है? तो बच्चा आप न्यू हो, एक बार वीडियो देखना, ठीक है? बहुत थोड़ा सा पढ़ाया था वैसे तो, बट अभी जो स्टार्टिंग की क्लासेस होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर सब्जेक्ट में, क्योंकि इसमें आपको कुछ चीज़ें बेसिक बताई जाती हैं कि आपके पढ़ने का तरीका और सारी चीज़ें कैसे होना चाहिए, ठीक है? ताकि हम उसको अच्छे से कर पाएँ, सो दैट वी कैन डू इट इन अ गुड वे। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन आपने, कुछ बच्चों ने करा लिया इसको फोटोकॉपी, या अभी किसी ने नहीं कराया? कल यहाँ पे एक बच्ची के पास तो था ऑलरेडी, उसके अलावा बच्चों ने करवाया इसको? नहीं करवाया तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, प्लीज मेक श्योर कि नेक्स्ट वीक आप जब क्लास में आओगे तो ये आपके पास होना चाहिए। दिस शुड बी विद यू। चलो, तो लेट अस स्टार्ट। वेरी ब्रीफली हम लोगों ने टिश्यू डिस्कस किया था, वी डिस्कस द टिश्यू, है ना? तो ये बताना क्या नाम है? हाँ, मुनज़्ज़िर। मुनज़्ज़िर, मुनज़्ज़िर ये बताओ कि कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन क्या होता है? व्हाट इज द ओरिजिन फॉर कनेक्टिव टिश्यू? कॉपी में देख के बताओ, क्या ही मतलब? हाँ, आपसे पूछा था ना, तो आप कॉपी में देख के बता दो तो फिर क्या मतलब? क्या ओरिजिन होता है बच्चों कनेक्टिव का? मेसोडर्मल ओरिजिन। अच्छा, और एपिथेलियल का नाम क्या है आपका? रोशन। रोशन क्या होता है ना ओरिजिन एपिथेलियल का? बस एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मतलब एक एक करके सारा बोल दो। फिर क्या होता है एपिथेलियल का ओरिजिन? वेरी गुड, बैठ जाओ। और ये इतनी धीरे आवाज निकल, नॉर्मल वॉइस भी इतनी धीरे? जालिम दुनिया आपको ओवरटेक कर लेगी। आवाज तो एकदम बुलंद होनी चाहिए, डॉक्टर वाली, पेशेंट बैठ जाए डर के साथ, ठीक है? तो ओरिजिन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है बच्चों? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। मैंने आपको बताया था ना, क्योंकि अभी जब आप एपिथेलियल पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जो एपिथेलियल टिश्यू है ना, वो बॉडी के कवरिंग में भी है जब वो एक्सटर्नली प्रोटेक्शन दे रहा है,
और वो बॉडी ऑर्गन्स की लाइनिंग में भी है, वो बॉडी ऑर्गन्स के लाइनिंग में भी है, जहां पे वो प्रोटेक्शन इंटरनल इन्वायरमेंट से दे रहा है, जहां वो प्रोटेक्शन किससे दे रहा है, इंटरनल इन्वायरमेंट से। और आप देखोगे एपिथेलियल इज ऑल्सो मॉडिफाइड फॉर, क्या बताया था, एक मिनट, बाकी बच्चे चुप। हाँ, सेकेंड लास्ट सीट, क्या नाम है बच्चा आपका, रतन, रोशन है, तुम भी रोशन हो, और कितने रोशन है क्लास में, हाँ तो रोशन नंबर 2 क्या है बताओ। एपिथेलियल मॉडिफाई करके प्रोटेक्शन तो मेन फंक्शन हो गया है ना, कवरिंग या लाइनिंग में वो क्या कर रहा है बच्चों, प्रोटेक्शन कर रहा है। एज कवरिंग या लाइनिंग मैंने आपको बोला एपिथेलियल का मेन काम क्या है, प्रोटेक्शन है। बट आपको मैंने बोला था ना मॉडिफाई करके और क्या कर सकता है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। वेरी गुड रोशन, बैठ जाओ। कि मॉडिफाई करके एपिथेलियल क्या कर सकता है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो इसीलिए आप देखोगे ना जहां पे भी मॉडिफिकेशंस है, क्या वो कवरिंग या लाइनिंग में है, वहां पे एपिथेलियल कहीं पे एक्टोडर्मल ओरिजिन का है, कहीं एंडोडर्मल ओरिजिन का है, और कहीं मीजोडर्मल ओरिजिन। ठीक है। न्यूरल टिश्यू कहां से ओरिजिनेट होता है, नाम क्या है तुम्हारा, अश्विनी, अश्विनी कहां से ओरिजिन होता है, एक्टोडर्म, वेरी गुड। और हाँ मसल, मीजोडर्म, वेरी गुड। एमएम तो वैसे भी याद रहेगा ना। और नाम, नाम क्या आपका, ठीक है। तो ओरिजिन क्या है मसल टिश्यू का, दैट इज द मीजोडर्म। ठीक है। सबसे पहले क्योंकि ओरिजिन पे ही बात आती है, टिश्यू की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स with intercellular substance having a common same origin performing a specific is called tissue। ठीक है। तो ये था आपका टिश्यू का बेसिक थिंग। 4 टाइप का टिश्यू है ह्यूमन बॉडी में, 200 से ज्यादा टाइप का मॉडिफिकेशन है। आपको 200 से ज्यादा टाइप नहीं पढ़ने, आपको 4 मेन टाइप पढ़ना है और उसके कुछ सब टाइप्स। ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट काइंड ऑफ द टिश्यू जो हमने पढ़ना है, दैट इज द एपिथेलियम। सबसे पहले जो हमें पढ़ना है दैट इज द एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथीलियोज ये जो वर्ड है ना, इसका बेसिक मतलब क्या होता है ना, एपी का मतलब होता है ओवर, ठीक है, थीलियोज टर्म है थीलियल, थीलियोज से है, और थीलियस का मतलब होता है लाइंग, ओवर लाइंग अदर टिश्यू। ठीक है। एपिथेलियल क्या होता है, ओवरलाइंग अदर टिश्यू, मतलब जो हमेशा किसी दूसरे दूसरे सपोर्टिंग टिश्यू के ऊपर लाई करेगा, ये हमेशा सपोर्टिंग टिश्यू के ऊपर लाई करेगा, उसको कवर करेगा, उसको एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या देगा, प्रोटेक्शन। ठीक है। अब ये जो टर्म है ना एपिथेलियल, ये टर्म पहली बार कॉइन किया था, इस टर्म वॉज कॉइंड बाय, अच्छा ये कॉइंड बाय से मेरे को याद आया, वैसे तो हालांकि ये आप बॉटनी में पढ़ोगे, दिस यू विल स्टडी साइंटिस्ट के नेम, एंड ये जोलॉजी में टिश्यू में दिया ही नहीं है क्योंकि टिश्यू में तो एनसीईआरटी है ही नहीं ना। बट बॉटनी में आप कुछ चीज़ें पढ़ोगे, बट जोलॉजी में जो इसका इंपॉर्टेंस है, बस मैं आपको इतना बता देती हूँ, मैंने आपको बोला भी था, द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज, वेरी गुड, कॉल्ड एज हिस्ट्री, एंड द टर्म टिश्यू इज कॉइंड बाय, इसने टर्म कॉइन किया है, टर्म कॉइंड बाय, टर्म कॉइंड बाय। बट जब आप बॉटनी में इसको पढ़ोगे ना, तब आप इसका एक वेरिएशन देखोगे, क्योंकि बॉटनी और जुअलॉजी, बॉटनी में कौन से टिश्यू पढ़ते हो आप, प्लांट टिश्यू, और जुअलॉजी में एनिमल। तो प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू हाँ अलग अलग पर्सन ने इसको टर्म को कॉइन किया, प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में अलग पर्सन थे, एनिमल के कॉन्टेक्स्ट में अलग थे, वो आप बॉटनी में पढ़ोगे डिटेल में। बट एनिमल के रिलेशन में मैंने आपको बता दिया, एनिमल टिश्यूज के लिए जो टर्म कॉइन किया था दैट वाज डन बाय मेयर, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी इज कॉल्ड एज फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। ठीक है, दैट इज मेयर। मेयर की ये वाली भी स्पेलिंग आएगी, अगर ये भी स्पेलिंग अगर आती है तो ये भी ठीक है।
स्पेलिंग्स का बड़ा गेम है। कई बार आप कई चीजें ज़ूलॉजी में देखोगे ऐसे लिखी है, ये देखो लिखा हुआ है, लिखा है ना। दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या है? रेनिन एंड रेनिन। रेनिन है, रेनिन है। आपको लगेगा ये टाइपो एरर हो गया, लगता है मैम ने गलती से डबल एन लिख दिया। ये वाला रेनिन हार्मोन है, ये वाला रेनिन एंजाइम है। ये वाला रेनिन क्या है? हार्मोन है। और ये वाला जो रेनिन है ये क्या है? एंजाइम है। तो मान लो हार्मोन पूछा है और ये वाला रेनिन भी ऑप्शन में है, और आपने सोचा स्पेलिंग मिस्टेक है और उसको टिक कर दिया, तो -1 हो गए। ठीक है। तो स्पेलिंग का ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं, तो स्पेलिंग में डिफर करते हैं बट प्रोनाउंसिएशन में सेम आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। बट क्वेश्चन में ये वाला मेयर हो या ये वाला मेयर, दोनों एक ही बात, ये अलग अलग नहीं है, ज़्यादा सेम। कि जब आप आगे पढ़ोगे ना इवोल्यूशन में, तब भी इनका नाम आएगा मेयर का। वहां पे एनसीईआरटी में मेयर का नाम दिया हुआ है और वो स्पेलिंग ये दी हुई, बट कई बुक्स में आप पढ़ोगे मेयर की स्पेलिंग। दोनों को ध्यान रखना। ठीक है। तो एपिथेलियल जो टर्म है वो कहाँ से कॉइंड है? दिस इज अ टर्म कॉइंड बाय रूट। अब मैंने क्या बोला है? एपिथेलियल का मतलब है ओवरलाइंग, क्योंकि ये जो टिश्यू है ना, ये हमेशा किसी दूसरे टिश्यू को क्या करता है? ओवरलाइंग रहता है। तो आप कहोगे मैम एक टिश्यू उस पर दूसरा एपिथेलियल का सेल होगा, क्या दोनों कनेक्टेड होते हैं? नहीं। कभी भी जो अंडरलाइंग टिश्यू है, अंडरलाइंग मतलब, अच्छा एक मिनट, एक और, बिहार बोर्ड के कितने बच्चे हैं यहाँ पे? प्लीज प्लीज रेज योर हैंड प्रॉपरली। बिहार बोर्ड के तो 4 ही अच्छे हैं, बाद में याद आ रहा है। प्रॉप क्या होता है? डॉक्टर बनना चाहते हो? ये तो और नहीं है, ये बोलो ना। कितने बच्चे हैं बिहार बोर्ड के? ठीक है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि बिहार बोर्ड के अगर आप बच्चे हो, जैसे हमारे पास हर साल आते हैं, तो अगर आपको बच्चों को कोई भी दिक्कत होती है, सपोज आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो या आप पहले पढ़ा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। बट बहुत बच्चे हमारे पास आते हैं जो 10th में कंप्लीटली हिंदी मीडियम से आते हैं, तो उनको सडनली जब इंग्लिश, ऐसा है पहले तो, पहले ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, नहीं है, ऐसा है, कुछ कुछ है ना, ऐसा है। ठीक है, इसलिए तो मैं ज़रूर बताऊंगी क्योंकि एक बच्चा भी मैटर करता है। तो बच्चा, अगर आपको कोई भी कुछ भी पढ़ने में अगर दिक्कत आ रही है, बाकी भी जो बच्चे हैं इंग्लिश वाला पार्ट में पढ़ने में, तो एकदम नहीं घबराना है। आपको सिर्फ बेसिक पढ़ना इंग्लिश में ही है। मैं क्यों बोल रही हूँ बेसिक पढ़ना इंग्लिश में है? आगे की पूरी पढ़ाई आपकी इंग्लिश, तो आपको कभी ना कभी सीखना ही है कि सेल को हिंदी में जो भी बोलते हैं, तो ही का टर्म नहीं, कोशिकाएं, राइट, कोशिकाएं। तो कोशिकाएं को सेल बोलते हैं, ये आपको याद करना ही है। कि जब आप आगे भी पढ़ोगे ना, तो आपको तब तो याद करना ही है। तो जितनी जल्दी आप इसको सीखो उतना बढ़िया है। हो सकता है आपको दूसरे बच्चों से इनिशियली पढ़ने में आधा 1 घंटा ज्यादा लगे, 2 घंटा ज्यादा लगे, क्या दिक्कत है? टाइम की कमी नहीं है हमारे पास, 2 साल है अभी तैयारी के लिए। ठीक है। हो सकता है अभी आप इनसे 2 महीना लेट लगे आपको चीजों को अच्छे से समझने में, पर एक बार आप समझ गए, एक बार आप सीख गए, तो सब बराबर आ जाता है। ठीक है। तो कभी भी हेजिटेट नहीं करना है, दिक्कत हो सीधा टीचर के पास आ जाओ। मैम एक बार और इसको सिखा दीजिए, समझा दीजिए। बुक पढ़नी एनसीईआरटी इंग्लिश में, पढ़नी किस में है? ठीक है। हालांकि हमारे पास हिंदी मीडियम के कुछ ऐसे भी बच्चे आते हैं, अगर बच्चे हैं जो बोलने में हेजिटेट कर रहे हैं, हिंदी मीडियम के हमारे पास ऐसे भी बच्चे हैं जो टॉपर्स हैं, और वो पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश की पेपर बाइलिंगुअल आता है ना, 2 मीडियम में आप कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश ऐसे। हमारे पास भी पेपर बाइलिंगुअल। हमारे कुछ टॉपर बच्चे भी हैं जो कि बिहार बोर्ड से थे, एंड दे आर द टॉपर्स, हम उनको बाइलिंगुअल पेपर देते। वो पढ़ लेते हैं इंग्लिश में, पर वो कहते हैं मैम हिंदी में हम फास्ट पढ़ते हैं, कि उनकी आदत है थोड़ी सी, है ना, तो हम उनको बाइलिंगुअल पेपर, अभी तो वो मैक्सिमम स्कोर करेंगे। तो कुछ भी ऐसी दिक्कत है तो आप, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। तो मैं आपको बता रही थी, ये बातें मैंने जूलॉजी के लिए स्पेसिफिकली क्यों बताई? जूलॉजी में बहुत टर्म्स आई, बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स आएंगे बच्चों कि आपने पहली बार सुना होगा, ओवरलाइंग, अंडरलाइंग, इस तरह की चीजें जो क्वेश्चन में टर्म होता है। अगर ये टर्म आप नहीं समझोगे तो आती हुई चीजें आप क्वेश्चन में गलत करो, या क्वेश्चन पढ़ने में टाइम क्या लगेगा? ज्यादा, तो आपका टाइम बर्बाद।
तो आपको सीखना है, ठीक है? तो अब मैंने आपको क्या बताया कि एपिथेलियोस का मतलब होता है ओवरलाइंग। तो मैंने बोला ओवरलाइंग अदर टिश्यू, हमेशा एपिथेलियल दूसरे टिश्यू के ऊपर लाई करेगा। तो आप कहोगे मैम क्या दूसरे टिश्यू का सेल और एपिथेलियल का सेल कनेक्टेड होता है? नहीं, एपिथेलियल दूसरे टिश्यू पर लाए जरूर करता है, बट हमेशा एपिथेलियल और दूसरे टिश्यू को सेपरेट करता है एक थिन मेम्ब्रेन, जिसको कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। सबसे पहले हम एपिथेलियल पढ़ने से पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन, वी आर फर्स्ट गोइंग टू स्टडी अबाउट द बेसमेंट, ठीक है? नाउ सी दिस, मैं आपको यहां पर दो टिश्यू बना के दिखाती हूं। एक टिश्यू ये है और एक टिश्यू ये है, ठीक है? तो अलग अलग टिश्यू है। अच्छा, टिश्यू के डायग्राम स्क्वायर और राउंड क्यों होते हैं? हिस्टोलॉजी के टिश्यू के जितने भी डायग्राम्स हैं, आप स्क्वायर या राउंड ही बनाते हो ना, या तो स्क्वायर में बनते हैं या राउंड में बनते हैं। ऐसा क्यों होता है? टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल्स, सेल्स को आप नेकेड आई से नहीं देखते। द स्टडी ऑफ टिश्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपिक एनाटमी, क्योंकि टिश्यू को आप कैसे स्टडी कर सकते हो? माइक्रोस्कोप से। तो टिश्यू किससे बना है? सेल से। और यूकैरियोटिक सेल नेकेड आई से तो दिखता नहीं है, तो टिश्यू के सेल को कैसे स्टडी करोगे? इसीलिए टिश्यू की स्टडी को, स्टडी ऑफ टिश्यू, माइक्रोस्कोपिक एनाटमी कहते हैं इसको। मतलब विदाउट द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप आप टिश्यू को नहीं, ठीक है? अब स्किन ऑर्गन है या टिश्यू है? स्किन इज अ ऑर्गन और अ टिश्यू? ऑर्गन। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। स्किन में अलग अलग टिश्यू, अपर लेयर में एपिथेलियल है, उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू है, फिर स्किन के कनेक्टिव के नीचे स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है? तो स्किन इज अ ऑर्गन। अब अगर मेरे को स्टडी करना है कि स्किन में कितने लेयर ऑफ सेल्स हैं, क्या है, तो मैं ऐसे हाथ रख दूंगी माइक्रोस्कोप के नीचे, पढ़ लूंगी? मेरे को एक सेक्शन काटना पड़ेगा। आई नीड टू कट अ सेक्शन, पुट इट ओवर अ ग्लास स्लाइड, स्टेन करूंगी, और फिर मैं उसको कैसे देखूंगी? माइक्रोस्कोप। तो जो भी मेरे को दिख रहा है वो मैंने सेक्शन काट के देखा है, या तो स्क्वायर या राउंड। तो टिश्यू ऐसे देख के पढ़ सकते हैं, टिश्यू को अंडर द माइक्रोस्कोप पढ़ते हैं। तो जो भी डायग्राम्स है वो आपको कहाँ दिख रहे हैं? अंडर द माइक्रोस्कोप। तो आपने सेक्शन कैसा काटा? या तो स्क्वायर या राउंड। इसीलिए टिश्यू के डायग्राम्स होते हैं या तो स्क्वायर या, बिकॉज यू सी इट अंडर द। तो अब ये है दो तरह का टिश्यू जो मैं आपको दिखा रही हूं, एक टिश्यू ये, एक टिश्यू, ठीक है? दोनों में सेल्स हैं, इसमें ये रहे सेल्स, इसके सेल्स है, और ये इसके सेल, इसके सेल, दोनों टिश्यू में सेल्स हैं और ये सेल्स हैं, ठीक है? यहां पे सेल्स को होल्ड कर रखा है, क्या है ये ग्रीन से जो बनाया मैंने? सेल्स को आपस में किसने होल्ड किया हुआ है? इंटर सेल्यूलर सब्सटेंस। आपको बताया था ना, टिश्यू को एक साथ होल्ड करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है? इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस होता है। उसमें केमिकल्स हो सकते हैं, उसमें बंडल ऑफ प्रोटीन्स हो सकती हैं, अलग अलग चीजें हो सकती हैं, ठीक है? तो एक टिश्यू तो आपको ये दिख रहा है जिसमें कि आपको इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस नजर आ रहा है, ये भी तो टिश्यू है, ये भी तो आपको सेल्स दिख रहे हैं। पर क्या यहाँ पे सेल के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस है? सेल के बीच में स्पेस है तो कुछ भी केमिकल यहाँ पे नहीं दिख रहा, इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस आपको नहीं दिख रहा। तो आप बोलोगे मैम सेल्स को होल्ड किसने किया है? तो कुछ तो इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस होता है, बट वो इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस दो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, यहाँ पे दो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में डिपॉजिट, दो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में यहां डिपॉजिट, और इसी को कहते हैं जंक्शंस। क्या एग्जैक्ट टर्म बोलो तो? यहां पे सेल को किसने होल्ड किया है? सेल जंक्शन। सेल जंक्शन में केमिकल्स है, बिना इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस के टिश्यू नहीं होगा।
बट यहाँ इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस प्रॉपरली दिख रहा है। यहाँ इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस कहाँ पर डिपॉजिटेड है? जंक्शन। ये आपको प्रॉपरली विजिबल नहीं हो सकता है इन द माइक्रोस्कोपिक स्टडी। ठीक है, मान लो ये एक सेल है, ये एक सेल है, दोनों का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये कॉन्टैक्ट में। जब भी दो सेल का मेम्ब्रेन कॉन्टैक्ट में हो तो वहां जंक्शन, क्योंकि मोस्टली सेल को होल्ड करने में, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस करने में क्या करते हैं, यहाँ पे जंक्शन, यहाँ पे देयर आर नो जंक्शन। जंक्शन क्यों नहीं है? बिकॉज द मेम्ब्रेन ऑफ एडजेसेंट सेल इज नॉट इन। तो टिश्यू ऐसा भी हो सकता है, टिश्यू ऐसा भी हो सकता है। एपिथेलियल ऐसा है, एपिथेलियल ऐसा टिश्यू। ठीक है, अब पढ़ते हैं एपिथेलियल के बारे में। आपने बोला कि एपिथेलियल मैम ओवरलाइंग अदर टिश्यू है, और मैंने बोला कि ओवरलाइंग तो है, बट वो अंडरलाइंग जो उसके नीचे टिश्यू होता है उससे हमेशा क्या रहता है? सेपरेट। तो भी उसके नीचे वाला टिश्यू होता है उससे हमेशा क्या रहता है? सेपरेट रहता है। अब सेपरेट कैसे रहता है वो देखो, ये है टिश्यू के सेल्स, ये एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स, इसके सेल्स हैं, आर द सेल्स ऑफ द एपिथेलियल, सेल्स ऑफ द एपिथेलियल। ठीक है, और इसके नीचे ये कनेक्टिव टिश्यू है, वहां पे तो इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस है, तो ये किसके सेल्स है? These are the cells of अंडरलाइंग है या ये ओवरलाइंग है? अंडरलाइंग, अंडरलाइंग मतलब नीचे, अंडरलाइंग मतलब नीचे। तो दीज आर द सेल्स ऑफ अंडरलाइंग कनेक्टिव, सिटी मतलब कनेक्टिव, और ये जो सेल्स हैं आर ओवरलाइंग। ओवरलाइंग मतलब ऊपर, ओवरलाइंग मतलब ऊपर, और ये वाले सेल्स क्या है? अब आपको दिख रहा है ना ये दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं है। यहाँ पे तो थोड़ा बहुत इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस भी होगा, यहाँ थोड़ा बहुत इंटरसेल्यूलर क्या होगा? सब्सटेंस होगा। यहाँ इसकी कैपिलरीज होंगी, जो कि लिविंग सेल्स है या डेड है? लिविंग है ना, तो कैपिलरीज जो कि इसको न्यूट्रिएंट वगैरह सप्लाई करेगी। अब पहले तो आपने एक चीज देखी कि यहाँ इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं, इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस अगर है भी तो जंक्शन पे है। क्या यहाँ स्पेस है कि बिटवीन द सेल्स कैपिलरीज हो? नहीं है ना, तो मतलब क्या यहाँ पे ब्लड सप्लाई पहुंच रहा है? पहुंच रहा। इट इज एवैस्क्यूलर। एवैस्क्यूलर मतलब विदाउट ब्लड सप्लाई। एपिथेलियल का सेल कैसा है? एवैस्क्यूलर। एवैस्क्यूलर का मतलब है विदाउट ब्लड सप्लाई। एवैस्क्यूलर, विदाउट ब्लड सप्लाई। क्यों नहीं है ब्लड सप्लाई? जगह ही नहीं है कैपिलरीज के लिए। कहाँ होंगी? सेल के अंदर थोड़ी कैपिलरी घुस जाएगी, तो सेल के बीच में स्पेस होगा तभी कैपिलरी होगी, यहाँ पे जगह है ही नहीं, तो कैपिलरी यहाँ नहीं है, तो न्यूट्रिएंट तो नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन तो नहीं मिल रहा। तो क्या एपिथेलियल के सेल्स हमेशा डेड होते हैं? बिना न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन के तो सेल क्या हो जाएगा? तो क्या हमेशा एपिथेलियल टिश्यू का सेल डेड सेल होता है? तो चाहिए उसको। आप बोल रहे हो मैम नहीं होता डेड, तो मतलब लिविंग है। लिविंग है तो कुछ और करे ना करे सेल्यूलर रेस्पिरेशन करेगा, और उसके लिए उसको चाहिए ऑक्सीजन, ग्लूकोज, ये सारी चीज। और ग्लूकोज ऑक्सीजन कैसे मिलता है? ब्लड से, तो मतलब चाहिए उसको न्यूट्रिएंट। अब देखो कैसे मिलता है। एपिथेलियल के सेल्स अपने जस्ट बिलो कुछ केमिकल्स का सिक्रीशन करते हैं। दे सिक्रीट सम केमिकल्स एंड फॉर्म अ लेयर ऑफ केमिकल्स जस्ट बिलो देम। ये कुछ केमिकल का सिक्रीशन करते हैं, और ये केमिकल्स जस्ट सेल के अंडरलाइंग प्रेजेंट है। ये जो लेयर ऑफ केमिकल्स है, लेयर को कहते हैं लमाइना, और ये सेल के बेसल पार्ट में है। बेसल पार्ट मतलब सेल का ये वाला पार्ट का बेसल पार्ट, और ये है सेल का प्री सरफेस। ये सेल का क्या है? जो आउटसाइड
या बॉडी कैविटी को फेस करे, अगर ऑर्गन में होगा तो ये किसको फेस करेगा? कैविटी को। और अगर ये बाहर होगा तो किसको फेस करेगा? आउटसाइड को। ये वाला पार्ट क्या है? फ्री सरफेस। और जहां से केमिकल का सिक्रीशन हो रहा है वो क्या है? बेसल पार्ट। तो बेसल पार्ट के जस्ट नीचे जो केमिकल सिक्रीट हुआ है, दिस लेयर ऑफ केमिकल, लेयर इज लमाइना, और क्योंकि ये बेसल पार्ट के नीचे है तो दिस इज कॉल्ड एज द बेसल लमाइन। क्या कहते हैं इसको? बेसल। किसने सिक्रीशन किया बेसल लमाइना का? सेल्स ऑफ द एपिथेलियल। चीज याद रखना बच्चों, जो भी इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस है ना, जिसको मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस भी कहते हैं, ये कहां से आएगा? सेल से। सेल ही अपने सराउंडिंग में इसका सिक्रीशन, सेल ही अपने सराउंडिंग में इसका सिक्रीशन करता है। मान लो मैं बोलती हूँ कि सेल्स के बीच में प्रोटीन है, कहां से आएगा ये प्रोटीन? कौन बनाएगा? सेल बनाएगा। आप खाना खा के उसको रॉ मटेरियल देते हो, उस रॉ मटेरियल को यूज ये बनाता है। ठीक है, तो ये जो सेल के सराउंडिंग में केमिकल्स हैं वो किसने बनाया है? एपिथेलियल के सेल्स ने। ऐसे ही कुछ केमिकल्स यहां पर, ये कौन से सेल्स बनाएंगे? दिस विल बी मेड बाय द सेल्स ऑफ द, ये किसके कांटेक्ट में, कौन से सेल के कांटेक्ट में? कनेक्टिव। दिस इज इन कांटेक्ट ऑफ द कनेक्टिव, दिस इज इन कांटेक्ट विद द कनेक्टिव टिश्यू। तो ये वाली जो मैंने लेयर मार्क की फ्लूइश से, ये वाली जो लेयर है इसका सिक्रीशन किसने किया? कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स ने। और यहाँ पे बहुत सारे ना प्रोटीन के फाइबर्स वगैरह होते हैं, तो इस लेयर का नाम होता है, लेयर मतलब लमाइना, एंड द लेयर इज कॉल्ड एज फाइब्रस लमाइन, या इसका दूसरा नाम होता है रेटिक्यूलर। अब आप मेरे को बताओ, इन दोनों लमाइनाज में, चाहे बेसल लमाइना हो या रेटिक्यूलर फाइब्रस लमाइना, दोनों में कोई सेल्स है या सिर्फ केमिकल है? सिर्फ क्या है? केमिकल। तो ये जो लेयर बेसल प्लस फाइब्रस है, दिस इज अ नॉन सेल्यूलर लेयर। कैसी लेयर है ये? सबसे पहली तो बात है ये किस तरह की लेयर है? दिस इज अ नॉन सेल्यूलर, और इसी लेयर का नाम होता है बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज द बेसमेंट। इसी लेयर का नाम होता है बेसमेंट, इसी लेयर का नाम है बेसमेंट। रेटिक्यूलर लमाइना प्लस द फाइब्रस लमाइना इज कॉल्ड एज द बेसमेंट। इसी रेटिक्यूलर लमाइना और फाइब्रस लमाइना का नाम मिलाकर क्या दिया हुआ है? इट इज कॉल्ड एज द बेसमेंट। कैसी लेयर है ये? नॉन सेल्यूलर। हाफ पार्ट ऑफ द लेयर एपिथेलियल ने सिक्रीट किया है, एंड हाफ पार्ट ऑफ द लेयर किस सिक्रीट किया है? ठीक है, तो ये है द सपोर्टिव लेयर, जो कि हमेशा एपिथेलियल के सेल के नीचे प्रेजेंट होगी, ऑलवेज। दिस सपोर्टिव लेयर इज कॉल्ड एज द बेसमेंट। बहुत सारा काम है इसका, मल्टीपल फंक्शंस है। ठीक है, सबसे पहले तो ये लेयर दो लेयर में डिवाइडेड है। तो अपर वाली लेयर है वो थोड़ी सी पतली होती है, कम, इट इज स्लाइटली थिन। और ये जो नीचे वाली लेयर है ये स्लाइटली क्या होती है? ये थोड़ी ज्यादा थिक होती है। अपर वाली लेयर बेसल लमाइना, नीचे वाली लेयर फाइब्रस लमाइना। अब इसका फंक्शन देखो। सबसे पहला फंक्शन, ये एपिथेलियल के सेल्स और कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स को क्या कर रही है? सेपरेट। ये एपिथेलियल के सेल्स ऊपर है और नीचे किसके सेल्स है? ये उन दोनों को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है या सेपरेट कर रहा है? जोड़ दे रहा है, उन दोनों को चिपका दे रहा है। चिपका रहा है या सेपरेट कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। जंक्शन थोड़ी है, जंक्शन होता तो बोलते कनेक्ट कर रहा है, यहाँ तो सेपरेशन हो रहा है ना। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन का पहला काम है, द सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू
एंड द कनेक्टिव टिश्यू सेल्स को ये क्या कर रहा है, देखो क्या एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड सप्लाई है? अभी तो आपने बोला कि मैम एपिथेलियल टिश्यू क्या है, क्या टर्म बताया था मैंने, ए वैस्कुलर, वेरी गुड। एपिथेलियल टिश्यू क्या है, तो आपने बोला एपिथेलियल टिश्यू है मैम ए वैस्कुलर, नो ब्लड सप्लाई। बट आपने बोला मैम न्यूट्रिएंट तो आता है, कैसे आता है, सिंपल सा फंडा है, यहां से कैपिलरी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से न्यूट्रिएंट इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू सेल में जाता है, और सेल टू सेल जंक्शन है तो वो ट्रांसपोर्ट होता है, सेल टू सेल जंक्शन है तो वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो एपिथेलियल को नरिश कौन करता है, एपिथेलियल को नरिश कौन करता है, इसी के थ्रू तो नरिशमेंट जा रहा है, इसी के थ्रू तो केमिकल जा रहा है। और अगर यहाँ सेल्स होते तो क्या होता है दिक्कत, आप बोलोगे कि मैम क्यों केमिकल ने दो तरह के दो लेयर को सेपरेट किया हुआ है, सेल से सेल का सेपरेशन क्यों नहीं, कि अगर यहाँ सेल्स होते वो न्यूट्रिएंट को खुद ही यूज कर, वो उस न्यूट्रिएंट को एपिथेलियल तक भेजते ही, क्योंकि ये लेयर नॉन सेल्यूलर है, तो जो यहाँ के कैपिलरी से ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू जाती हैं एपिथेलियल के सेल्स को। These are the two and support obviously, जो ये आउटर फ्रेमवर्क देता है, सपोर्ट फ्रेमवर्क देता है द सेल्स ऑफ द एपिथेलियल, ये सपोर्टिंग फ्रेमवर्क है बेसमेंट मेम्ब्रेन फॉर द सेल्स ऑफ द एपिथेलियल, यही काम है। सबसे पहला काम क्या है, सेपरेशन करना कनेक्टिव और एपिथेलियल का। दूसरा काम क्या है, नरिशमेंट करना, किसका, एपिथेलियल का। तीसरा काम क्या है, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाना, किसके लिए, एपिथेलियल के। और बेसमेंट मेम्ब्रेन किसका बना हुआ है, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ थिन बेसल लमाइना एंड द थिक fibrous lamina. Basal lamina is secreted by epithelial cells. Fibrous lamina is secreted by, this is the basement. This is the basement. इसीलिए epitheliose overlying cells of epithelial tissue always overlie basement. Always overlie basement. ठीक है, ये है एपिथेलियल टिश्यू का। टिश्यू कैसा है, इट इज नॉन वैस्कुलर। टिश्यू कैसा है, इट इज सॉरी नॉन वैस्कुलर नहीं, ए वैस्कुलर, इट इज ए वैस्कुलर। ए वैस्कुलर मतलब विदाउट ब्लड सप्लाई। देखो आप राइट डाउन, देखो द स्टडी ऑफ टिश्यू, द स्टडी ऑफ टिश्यू, द स्टडी ऑफ टिश्यू is called histology. The study of tissue, study of tissue is called histology, is called histology. And the term coined by, and the term coined by, the term coined by Mayer, मेयर की दोनों स्पेलिंग सही है, द टर्म कॉइंड बाय मेयर, द टर्म कॉइंड बाय मेयर, द टर्म कॉइंड बाय मेयर। देन राइट डाउन, हेडिंग डालो एपिथेलियल टिश्यू, हेडिंग डालो एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू या इसको कहते हैं एपिथेलियम, या तो एपिथेलियल टिश्यू बोलो या एपिथेलियम बोलो, एक ही बात। एपिथेलियम बोलोगे टिश्यू नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है, या तो बोलोगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, या क्या बोलोगे, सिंपल एपिथेलियम, एपिथेलियल टिश्यू और एपिथेलियम। देखा सबने, डन। देखो द टर्म कॉइंड बाय
The term epithelial coined by Ruiz. 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 Coined by Ruiz. Coined by Ruiz. Write down. Epi over helios lying. Epi over. How? Epi over helios is lying. Yeah. The epithelial tissue overlie. The epithelial tissue. ये तो आपको समझाने के लिए बनाया था कि आगे डायग्राम्स आप पढ़ोगे. ये आपको समझा के दिखा रही थी कि विद इंटरसेल्युलर सब्सटेंस हो सकता है या टिश्यू में क्या हो सकता है, जंक्शन. तो देन राइट डाउन द एपिथेलियल टिश्यू ओवरलाए. किसके ऊपर रहता है? ओवरलाए द बेसमेंट मेम्ब्रेन. द एपिथेलियल टिश्यू ओवरलाए. द एपिथेलियल टिश्यू ओवरलाए. एपिथेलियल टिश्यू. अभी मैं आपके लिए सारी चीजें लिख दे रही हूं बच्चों, बट ये हैबिट इंप्रूव होनी चाहिए कि आप खुद से लिख पाओ. एपिथेलियल टिश्यू ओवरलाए द बेसमेंट मेम्ब्रेन. ओवरलाए द बेसमेंट मेम्ब्रेन. ओवरलाए द बेसमेंट. ठीक है. फिर जहां आप बेसमेंट मेम्ब्रेन लिखोगे ना, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को दो पार्ट में डिवाइड कर लो. डिवाइड बेसमेंट मेम्ब्रेन इनटू. The epithelial tissue overlie the basement membrane and divide basement membrane into. आप लिखोगे upper thin basal lamina. Upper thin basal lamina. Basal lamina and the lower thick fibrous dash reticular. Fibrous dash reticular. Fibrous dash reticular. Upper thin basal lamina and the lower thick fibrous slash reticular. हो गया सबका? देखो, राइट डाउन ऑन द साइड ऑफ बेसल lamina secreted by cells of epithelial tissue. Secreted by cells of epithelial tissue. और इधर लिखना
सिक्रीटेड बाय कनेक्टिव टिश्यू सेल्स। कनेक्टिव को मैंने सीटी लिखा हुआ है, सिक्रीटेड बाय कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, by epithelial tissue cells, secreted by connective tissue। इसमें प्रेजेंट होते हैं कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड। अब आपको ये टर्म बड़ा अजीब सा लगेगा, अभी आपने पढ़ा नहीं है बायोमोलिक्यूल। आप ऐसा समझ लो, कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड का मतलब है कॉम्प्लेक्स शुगर, कॉम्प्लेक्स शुगर, लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर, लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर से कम, ठीक है। और यहां पे प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन फाइबर, यहां पे प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन फाइबर। अब कौन सा प्रोटीन अगर आता है क्वेश्चन में, कोलाजन में। कोलाजन एक तरह का प्रोटीन है, कोलाजन एक तरह का क्या है, प्रोटीन। कोलाजन का नाम आप बहुत सुनोगे। कोलाजन इज द नेम ऑफ अ प्रोटीन, एनिमल टिश्यू में मिलता है। दिस प्रोटीन इज फाउंड इन द एनिमल टिश्यू, प्लांट नहीं बनाता कोलाजन। कोलाजन इज नॉट फाउंड बाय प्लांट्स। ऐसा प्रोटीन है तो एनिमल सेल ही बना सकता है। जिलेटिन पता आपको, जिलेटिन, जिलेटो, जेलेटिन नहीं पता? जेलेटिन वो म्यूकस, म्यूकस सा स्टिकी सा जो होता है। कोलाजन को जब बॉईल करते हैं ना, जिलेटिन बनता है। जिलेटिन इसलिए मैंने पूछा कि जिलेटो आइसक्रीम नहीं आती, जिलेटो आइसक्रीम पता है? एक तो दूध वाली आइसक्रीम होती है ना, और एक जेली जैसी जिलेटो आइसक्रीम, दे आर मोर सॉफ्ट, वो जिलेटिन से बनता है। वो जिलेटिन किससे बनता है? कोलाजन से। और क्या कोलाजन प्लांट प्रोडक्ट है? नो, कोलाजन इज अ एनिमल। इसमें कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड और इसमें प्रोटीन के फाइबर्स। कौन से प्रोटीन? कोलाजन। आज जाके देखना रास्ते में कहीं पे भी आपको, जिलेटो तो बड़ा फेमस ब्रांड है पटना में, बहुत सारी, आके भी देख, खा सकते हो आइसक्रीम। बुढ़ापे में आ गए बच्चा के, तुम्हारे बच्चे खा रहे हैं, बच्चा खाएगा ऐसे बोल रहे हो कि अपने ही बच्चों को खिला दे रहे हो। तुम क्या हो अभी? 10th का रिजल्ट आ गया आपका, फिर क्या हो अभी आप? हाँ, क्या हो अभी आप? हाँ, बच्चे नहीं मान रहे हो क्या आजकल अपने आप को? आजकल अपने आप को एडल्ट मानने लगे? हाँ, क्या हो? टीनेजर बच्चा नहीं होता है, कॉन्सेप्ट ही गलत कर लिए हैं क्या? अडोलेसेंस चैप्टर नहीं पढ़ा था 8th में, कि वो भी कोविड के टाइम पे सिलेबस। अच्छा, कोविड बैच, कोविड वाला जो बैचेस आ रहे हैं ना हमारे पास, 7th 8th सब गायब होगा कोविड में। कौन सी क्लास में थे जब कोविड था? तब से बेस खराब हो गई, कितनी जल्दी कोविड में, तब बेस खराब। और इसको देखो, इसको पता ही नहीं चल रहा है ये बच्चा है, कह रहा है हम टीनेजर है मैम, ये एक अलग कैटेगरी होती है, ये ना बच्चा है ना एडल्ट है मैम, ये अलग कैटेगरी है, एक अलग टाइप का होमोसेपियंस है टीनेजर, कैरेक्टर अलग होते हैं इनके, नहीं? हाँ, बच्चे ही हो अभी आप सब, अभी 10th का रिजल्ट भी नहीं आया आपके, ठीक है? हाँ बताओ। पॉलीसैकेराइड, CHARID, पॉलीसैकेराइड। कोलाजन, कोलाजन COAAN, COLLAG। प्लीज बच्चों बुक्स पढ़ो, NCERT बुक कौन सी पढ़नी है? कितना पढ़ोगे ना उतने स्पेलिंग से और टर्म से फेमिलियर होगे, अब उतने अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है? पढ़ने की आदत डाल लो, मेडिकल के स्टूडेंट हो अब आप पढ़ने की आदत डाल लो, ठीक है? पढ़ना है आपको बुक्स, ठीक है? लिखा सबने? नेक्स्ट पॉइंट राइट डाउन, फंक्शन ऑफ बेसमेंट में, ये तो आपने उसका कंपोजिशन लिख लिया। अब आप नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे बच्चों, फंक्शन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट राइट डाउन, फंक्शन ऑफ
बेसमेंट मेम्ब्रेन, फंक्शन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, फंक्शन ऑफ बेसमेंट, फंक्शन ऑफ बेसमेंट। सबसे पहला फंक्शन लिखोगे बच्चों, सेपरेट्स, सेपरेट्स द एपिथेलियम। ऊपर है या नीचे है बेसमेंट मेम्ब्रेन के? तो ऊपर को क्या बोलते हैं? ओवरलाइंग, और नीचे वाले को अंडरलाइंग। याद रखना, सेपरेट्स द ओवरलाइंग epithelial tissue from underlying connective, ओवरलाइंग एपिथेलियल टिश्यू को अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू क्या करेगा? सेपरेट। सेकेंड फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, सिंस एपिथेलियम इज एवैस्कुलर, एपिथेलियम में कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, सिंस एपिथेलियम इज एवैस्कुलर, बेसमेंट मेम्ब्रेन ब्रैकेट में लिख लो, आपको याद रहेगा, नॉन सेल्यूलर, क्योंकि अगर सेल्स होते तो वो नरिशमेंट खुद यूज कर लेते। नॉन सेल्यूलर हेल्प्स टू नरिश द एपिथेलियल सेल्स। तो दूसरा जो इसका फंक्शन है वो है नरिशमेंट, नरिश द एपिथेलियल सेल्स। पहला है सेपरेट्स द ओवरलाइंग एपिथेलियल टिश्यू फ्रॉम अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा है सिंस एपिथेलियम, पहला पॉइंट हो गया सबका, पहला सबने लिख लिया, गर्ल्स पीछे सबका। सेकंड लिखो, सिंस एपिथेलियम इज एवैस्कुलर। एवैस्कुलर का मतलब चाहे तो लिख सकते हो आप, क्या होता है एवैस्कुलर का मतलब? विदाउट ब्लड सप्लाई। आपको याद रहेगा, जिसको नहीं याद रहेगा वो लिख लो, विदाउट ब्लड सप्लाई। सिंस एपिथेलियम इज एवैस्कुलर, बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉन सेल्यूलर होता है, नरिश, हेल्प टू नरिश द एपिथेलियल सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। और तीसरा ऑब्वियसली सपोर्ट फ्रेमवर्क है, इट फॉर्म्स सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, फॉर एपिथेलियल सेल्स के लिए सपोर्टिंग। अच्छा, आपने मेरे से ये नहीं पूछा कि मैम सेल टू सेल तो आप बता रहे हो कि एक दूसरे को जंक्शन के थ्रू क्या कर रहा है? होल्ड कर रहा है। आपने ये नहीं पूछा मैम एपिथेलियल का सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन से कैसे जुड़ा हुआ है? जुड़ा रहता है ना, वो सेल सेपरेट क्यों नहीं हो जाता मैम? क्या मैंने क्या बोला? एपिथेलियल टिश्यू जो है, इट इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, थाउजेंड्स ऑफ सेल्स। तो वो तो एक सेल दूसरे के साथ जुड़ के क्यों रहता है? जंक्शन से। या तो इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस होता, वो तो है नहीं, तो क्या है? जो भी इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस है वो कहाँ है? जंक्शन में ही। ठीक है, तो सेल को सेल से अडहेर वर्ड सुना आपने? वर्ड सुनने बहुत जरूरी है आपके लिए, मैं ये वर्ड बोल रही हूँ, अडहेर का मतलब क्या होता है? जुड़ना, ज्वाइन। अडहेर का मतलब क्या होता है? जुड़ना, ज्वाइन होना। ठीक है, तो मैं क्या बोल रही हूं आपको कि सेल सेल से कैसे अडहेर है, सेल सेल से कैसे जुड़ा हुआ है? जंक्शन के थ्रू। ठीक है, इसीलिए सेपरेट नहीं हो रहा, इसीलिए एक साथ है। पर सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन से कैसे जुड़ा? भी जंक्शन। आप कहोगे मैम आपकी तो डेफिनेशन ही गलत हो गई। अभी आपने कहा था जब दो सेल का क्या कांटेक्ट में होना चाहिए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने बोला था जब दो सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन कांटेक्ट में होगा तब क्या बनेगा? और आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन सेल्यूलर है या नॉन सेल्यूलर? वहां तो सेल है ही नहीं, तो आप कहोगे मैम यहाँ जंक्शन कैसे बनेगा?
यहां जंक्शन बन सकता है, यहां पर जंक्शन बन सकता है कि यहां दो सेल का मेम्ब्रेन कांटेक्ट में, पर यहां तो सेल ही नहीं है, तो आप कहोगे मैम यहां तो जंक्शन ही नहीं बनेगा। एक सेल का मेम्ब्रेन तो है, ये रहा, एक सेल का मेम्ब्रेन है और दूसरे सेल का तो नहीं है ना, कि यहां पर सेल, बट ये भी एक तरह का स्पेशलाइज्ड जंक्शन, ये भी एक तरह का क्या है, स्पेशलाइज्ड जंक्शन। एपिथेलियल का सेल, अगर आपका क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, और लिखा रहे कि सेल ऑफ एपिथेलियम अटैच्ड टू बेसमेंट मेम्ब्रेन बाय जंक्शन, स्टेटमेंट क्या है, एक तरह का स्पेशल जंक्शन। मैंने आपको बोला ना जूलॉजी में एक्सेप्शन बहुत है, मैंने बोला कि सेल सेल के साथ जंक्शन तब बनाता है जब दो सेल हो और दोनों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब एक्सेप्शन मैं आपको बता रही हूं, यहां सेल है ही नहीं, फिर भी यहां क्या बन रहा है, एक जंक्शन यहां बन रहा है और एक जंक्शन यहां भी बन रहा है। तो एपिथेलियल का सेल और बेसमेंट मेम्ब्रेन कांटेक्ट में कैसे बनते हैं, विद द हेल्प ऑफ, ठीक है। तो ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन। फंक्शन लिखा आपने, फॉर्म सपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियल सेल्स, जल्दी से कंप्लीट करो इसको। फॉर्म सपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियल सेल्स लिखा, सबका हो गया। लिखो बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन अडहेयर टू, अडहेयर मतलब ज्वाइन, अडहेयर वर्ड आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आता है अडहेरिंग जंक्शन। बेसमेंट मेम्ब्रेन अडहेयर टू, अडहेयर का मतलब लिख लो ब्रैकेट में ज्वाइन, बेसमेंट मेम्ब्रेन अडहेयर टू, अडहेयर टू से अडहेयर है एपिथेलियल सेल्स, adhere to epithelial cells by cell junction. Basement membrane adhere to epithelial cells by cell junction. ये जो मैं व्हाइट से बना रही हूं ना, यहां पे भी क्या प्रेजेंट है, यहां पे भी क्या प्रेजेंट है, ठीक है। तो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन द एपिथेलियम। आपको पता चल गया एपिथेलियम हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन के ओवरलाई है। बेसमेंट मेम्ब्रेन में दो पार्ट्स हैं, बेसल लमाइना और फाइब्रस लमाइना। एपिथेलियल के सेल का दो पार्ट है, एक पार्ट बेसल पार्ट विच इज इन कॉन्टैक्ट विथ बेसमेंट मेम्ब्रेन, और दूसरा पार्ट फ्री सरफेस विच इज अपोजिट टू इट। और फ्री सरफेस या तो मान लो स्किन पे एपिथेलियल है, स्किन की एपिथेलियल किसको फेस कर रही है, सरफेस, फ्री सरफेस इज फेसिंग द आउटसाइड इन्वायरमेंट, तो यहां कवरिंग है, यहां पे ये क्या है, कवरिंग। अब मान लो ये ऑर्गन है और ये बॉडी के अंदर है, तो बॉडी के अंदर ये बॉडी है, बाहर क्या है बॉडी, ये अंदर क्या है ऑर्गन। अब ऑर्गन की लाइनिंग में भी एपिथेलियम है, वहां वो किसको फेस करेगा, इंटरनल इन्वायरमेंट, बॉडी फ्लूइड, वहां वो किसको फेस करेगा, बॉडी फ्लूइड। आके देखो, ये देखो कवरिंग तो पता चल गया ना, एपिथेलियम कवरिंग कैसे बना रहा है, समझ आया कैसे बना रहा है बताओ। एपिथेलियम बॉडी की कवरिंग कैसे बना रहा है, ये स्किन है ऑर्गन, अभी बताया था स्किन ऑर्गन जो है, ऑर्गन इज मेड अप ऑफ लेयर्स ऑफ टिश्यू, कल ही तो लिखवाया है, टिश्यू इन स्पेसिफिक प्रपोर्शन एंड पैटर्न, लिखवाया था, याद करना, ये एनसीईआरटी में लिखा है। प्रपोर्शन और पैटर्न में स्किन में आउटर पार्ट में एपिथेलियल टिश्यू, कौन सा टिश्यू है, ये एपिथेलियल के सेल्स होंगे यहां पे, तो यहां पे सेल का फ्री सरफेस किसको फेस कर रहा है, हमें किससे प्रोटेक्शन दे रहा है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। तो यहां ये क्या बना रहा है, कवरिंग। जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को फेस करे तो क्या बनाएगा, कवरिंग बना। यहां पे ये क्या बना रहा है, कवरिंग। जगह देखो, सपोज की स्टमक है, बॉडी है,
बॉडी है, यहाँ पे कोई भी पाइप वगैरह है, यहाँ पे जो ऑर्गन है स्टमक, यहाँ पे ये ऑर्गन क्या है, दिस ऑर्गन इज द स्टमक, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रही हूं कि एपिथीलियम इस ऑर्गन की यहाँ आउटर पार्ट ऐसे प्रेजेंट, ऑर्गन इज मेड अप ऑफ लेयर ऑफ टिश्यू, तो स्टमक का ये जो आउटर लेयर ऑफ टिश्यू है ये क्या है, एपिथीलियम, ठीक है। तो यहां पे क्या ये आउटर इन्वायरमेंट को फेस कर रहा है, नहीं, यहां पे इस तरीके का बच्चों एक बॉडी कैविटी, यहां पे इस तरीके का एक फ्लूइड फिल्ड, यहां फ्लूइड भरा है, यहां पे क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ। ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी इस स्टमक को क्या कर रही है, सराउंड। आपके हर इंटरनल ऑर्गन को ऐसी ही फ्लूइड फिल्ड कैविटी क्या कर रही है, सराउंड कर, ऐसी ही फ्लूइड फिल्ड कैविटी आपके हर इंटरनल ऑर्गन को सराउंड कर रही है। आपने पढ़ा भी होगा, लंग की कैविटी प्लूरल कैविटी, प्लूरल मेम्ब्रेन, हार्ट का पेरिकार्डियम, हार्ट का पेरिकार्डियम, स्टमक का होता है पेरिटोनियल, ये कौन सा होता है, पेरिटोनियल, ठीक है। तो आपके जितने इंटरनल ऑर्गन्स है ना वो किससे सराउंडेड है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी से, दे आर सराउंडेड बाय, क्यों, प्रोडक्शन, सबसे मेजर काम प्रोडक्शन है, शॉक एब्जॉर्प्शन। कोई अगर मान लो पेट में ऐसे मुक्का मार दे थाड़, स्टमक ही रप्चर हो जाएगा क्या, बॉडी वॉल से अटैच है, बॉडी में मान लो स्किन है, स्किन के नीचे मसल्स हैं बॉडी के, ठीक है, उसके नीचे स्टमक चिपका हुआ है, नहीं है ना, स्टमक जो है बॉडी वॉल ये है, ये स्टमक है, बीच में क्या है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ताकि कोई घूसा मारे तो स्टमक नहीं रप्चर होगा, वो फ्लूइड फिल्ड कैविटी उस शॉक को क्या करेगी, समझ आया। तो जितने इंटरनल ऑर्गन्स हैं दे आर सराउंडेड बाय फ्लूइड फिल्ड, और ये जो कैविटी है इसमें मैंने ये जो लेयर ऑफ टिश्यू बनाया है, ये दोनों लेयर ऑफ टिश्यू क्या है, और यहां एपिथेलियम लाइनिंग बना रहा है, और यहां एपिथेलियम फेस किसको कर रहा है, बॉडी, इसको फेस कर रहा है बॉडी फ्लूइड को। पर मैंने बोला कि जो एपिथेलियम यहां है, यहां ये वाला जो एपिथेलियम है ये बॉडी की क्या बना रहा है, क्योंकि यहां ये फ्री सरफेस फेस कर रहा है आउटर या एक्सटर्नल, तो दैट मीन्स कि एपिथेलियल के सेल का फ्री सरफेस या तो किसको फेस करेगा, आउटर इन्वायरमेंट को, और या किसको फेस करेगा, बॉडी को। जब आउटर इन्वायरमेंट को फेस करेगा तो एपिथेलियम क्या बनाएगा, कवरिंग, और जब बॉडी फ्लूइड को फेस करेगा तो क्या बनाएगा, लाइन। ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी की, दिस इज लाइव एनसीईआरटी, अच्छा लगा, दिस इज अभी ना हम मतलब जब 11th में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो मैं जैसे पढ़ाती हूँ, ये ज़ूलॉजी में मेरा तरीका है, हर टीचर का अपना होगा, आप उनसे उनके तरीके से पढ़ना। मैं ऐसे पढ़ाती हूँ कि जब मैं पढ़ा देती हूँ तो जब एक टॉपिक खत्म हो जाता है ना तो मैं बोर्ड पे एनसीईआरटी ओपन करके, क्योंकि आप लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे होते हो, आपको डाउट्स आ रहे होते हैं, आप डाउट मार्क करो, आप डाउट्स मार्क करो। जिस दिन हम एनसीईआरटी ओपन करके ये एपिथेलियम खत्म हो गया तो हमने एपिथेलियल टिश्यू एनसीईआरटी में पढ़ा, तो आपको वहां एनसीईआरटी में डाउट्स हैं आपको वो क्लियर करना, क्योंकि क्वेश्चन किसकी लाइन से आता है। अब आपके एनसीईआरटी में देखो क्लियरली लिखा है कि द एपिथेलियम हैज अ फ्री सरफेस which faces either the body fluid or faces the outer environment and thus provides, अगर बॉडी फ्लूइड को फेस कर रही है तो लाइनिंग, एंड अगर आउटसाइड इन्वायरमेंट को फेस कर रहा है तो कवरिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी के पार्ट्स के लिए ये क्या बनाता है, लाइनिंग, या जब आउटर इन्वायरमेंट को फेस करेगा तो कवरिंग बनाएगा, जब बॉडी फ्लूइड को फेस करेगा तो
So this is the major function of epithelium, protection. मेजर फंक्शन ऑफ एपिथेलियम क्या है? पर मैंने क्या बोला, कुछ एपिथेलियल के सेल्स बच्चों मॉडिफाई करके सिक्रीशन, वो मॉडिफाई करके क्या करते हैं? सिक्रीशन भी करते हैं। और आप पढ़ोगे ऐसा एपिथेलियल का सेल जो सिक्रीशन करता है वो ग्लैंड कहते हैं। एपिथेलियल का सेल अगर सिक्रीशन करने लगे तो उसको क्या कहते हैं? So primary function of epithelium is protection. It can be modified for secretion and absorption. Can be modified for secretion and write down. The epithelial cells, the epithelial cells, the epithelial cells have a basal part. The epithelial cells have a basal part. The epithelial cells have a basal part, which the epithelial cells have a basal part which is in contact with, basement membrane. The epithelial cells have a basal part which is in contact with basement membrane, and it has a free surface, and it has a free surface which either faces, outer environment. It has a free surface which either faces outer environment, outer/external environment, which either faces outer/external environment, और या किसको फेस कर सकता है? और द बॉडी, इट हैज अ फ्री सरफेस को अंडरलाइन करना, इट हैज अ फ्री सरफेस विच either faces the outer environment, or the body, which either faces the outer environment or the body. और लास्ट लाइन लिखो, does epithelium forms the covering? Does epithelium forms the covering? अगर आउटर इन्वायरमेंट को फेस कर रही है तो क्या बना देगी? कवरिंग. Does epithelium forms the covering or lining? Does epithelium forms the covering or lining for some parts of the body? For some parts of the body. दोबारा रिपीट कर रही हूं. The epithelium has a basal part. The cells of epithelium has a basal part which is in contact with basement membrane, and it has a free surface which either faces the outer or external environment,
or the body fluid. Interfaces the outer or external environment or the body fluid. Thus, epithelium forms the covering or lining for some of the body parts. It forms the covering or lining for some of the body parts or some of the body. So this was your introduction the epithelial. यही इसका मेन कवरिंग बनाना या लाइनिंग, मॉडिफाई करके ये क्या करता है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन. द epithelium may also help in secretion and absorption. The epithelium may also help in secretion or absorption. May also help in secretion or mainly protection करता है, but may also help in secretion and. अब जब भी आप कोई टिश्यू पढ़ोगे ना, टिश्यू पढ़ने का तरीका क्या है, टिश्यू आप क्यों पढ़ रहे हो, ऐसा बॉडी समझने के लिए मेन क्वेश्चन. अभी आप टिश्यू क्यों पढ़ रहे हो, नीट का सारा क्वेश्चन हो, बॉडी को समझने के लिए तो अभी आप पढ़ रहे हो ना, काफ़ी चीज़ चेंज वे में पढ़ोगे जब आप फर्स्ट ईयर MBBS. आप सोचोगे ये तो हमने ऐसे पढ़ा था, ये ऐसे है, ऐसा ही है. ये अभी जो आप ऐसे पढ़ रहे हो, आपने 6th-7th में कुछ और पढ़ा होगा, कुछ अलग. तो अभी आपका प्राइमरी काम है, आप टिश्यू पढ़ रहे हो नीट के लिए, ठीक है, ह्यूमन बॉडी आपको चीज समझ आएंगी, बट प्राइमरी फंक्शन इज आपका नीट का क्वेश्चन. तो नीट में टिश्यू के कैसे क्वेश्चंस आते हैं, नीट में टिश्यू से 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं. एक क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 110% कॉकरोच या फ्रॉग से होगा, वो भी हो सकता है. 110% एक क्वेश्चन मॉर्फोलॉजी से, वो भी हो सकता है. इधर कॉकरोच और हो सकता है, दोनों से एक एक पूछ लो. टिश्यू से आपका 1-2 क्वेश्चन आएगा. क्वेश्चन किस तरह का होगा, आपको टिश्यू बस वैसा ही पढ़ना. टिश्यू का स्ट्रक्चर, टिश्यू के स्ट्रक्चर का मतलब है टिश्यू किसका बना हुआ है, सेल्स विद इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस. बस स्ट्रक्चर में क्या पढ़ना है, सेल. मान लो कोई टिश्यू है तो उसका सेल कैसा है, राउंड है, स्क्वायर है, कैसा सेल है, लॉन्ग है, कैसा सेल है. और दूसरा उसके सराउंडिंग में वो इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस है, वो कैसा है. इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस में प्रोटीन है, इलास्टिक है, रिजिड है, नॉन रिजिड है, हार्ड है, टफ है, रबरी है, कैसा है. तो टिश्यू का स्ट्रक्चर पढ़ने का मतलब उसके सेल्स कैसे हैं और उसका इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस कैसा है. या अगर इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस जंक्शन में है तो जंक्शन, ठीक है. और दूसरा टिश्यू का फंक्शन, का स्ट्रक्चर, टिश्यू का फंक्शन. फंक्शन मतलब है तो टिश्यू है ना 200 टाइप से ज्यादा, पर बेसिक वे में आपको पढ़ना है कि कहाँ कहाँ पे, बेसिक वे में कहाँ कहाँ पे कितना अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी उतना ही आएगा, ठीक है. तो बट जहां दिया है वहां अच्छे से याद होना चाहिए. जब पढ़ोगे तो लगेगा याद हो जा रहा है, और दूसरा चैप्टर आते आते भूल जाओगे. पढ़ते हैं तो याद हो जाता है, और दूसरा चैप्टर आते आते ये भी गारंटी है कि भूल जाते हैं. ब्रीदिंग में ट्रैकिया का टिश्यू पूछूंगी तो भूल चुके हो, याद नहीं आएगा कि क्यूबॉइडल था या कॉलमनार, नहीं अच्छे से, ठीक है. तो आपको बस 2 चीजें बार बार रिवाइज करनी, का स्ट्रक्चर, टिश्यू का, ऐसे हम सारा टिश्यू. दूसरा क्वेश्चन आया था अभी रिसेंट कुछ टाइम पहले कि हम टिश्यू को क्लासिफाई करते थे. एनसीईआरटी ने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं दिया, क्लासिफाई किया हुआ है, ये टिश्यू इतने तरह का. हमेशा आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, आप टिश्यू को क्लासिफाई कर रहे हो किस बेसिस पे, सेल के बेसिस पे कर सकते हो कि टिश्यू में अलग अलग तरह का सेल दिख रहा है तो टिश्यू अलग अलग है, और आप किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हो वो आपको पता है.
basis of classification पे भी क्वेश्चन, the question also comes on the basis of। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू का क्लासिफिकेशन, कैसे आप एपिथेलियम को डिवाइड कर। तो लेट कितने 30 10 तक ही है टाइमिंग्स एक्चुअली, फोर से था। 3:30 वाले सबको क्लियर है ना, क्लास आप 3:30 से होती है, तो आज इतना ही पढ़ते बच्चों, इतना ही। ये तो बेसमेंट मेम्ब्रेन लिखा ही नहीं है एनसीईआरटी में, बेसमेंट मेम्ब्रेन लिखा ही नहीं है, बट आपको ये पढ़ के रिवाइज जरूर कर। हाँ ऑल, एक मिनट बस। हाँ बच्चा बताओ। एपिथेलियल, एपिथेलियल टिश्यू का सेल होता है, बोलो। एपिथेलियल तो एक टिश्यू है, उसके सेल्स होते हैं। हाँ क्योंकि वो सरफेस बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच नहीं है, बिकॉज दैट सरफेस इज नॉट अटैच टू बेसमेंट मेम्ब्रेन, वो फ्री है। हाँ तो और कौन से कॉन्टेक्स्ट, उसी कॉन्टेक्स्ट में तो है, इट इज नॉट अटैच टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। थैंक यू बच्चों। पार्ट 22 है ना। थैंक यू बच्चों, और बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। थैंक यू।